हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम दशा के ऊपर एक चर्चा करेंगे। पिछले दो वीडियो में मैंने D30 के चार्ट को बना के आपको ये बताया था कि उस चार्ट से हम पहले ये पता कर सकते हैं कि इंसान के जिंदगी में अरिष्ट परेशानियां कब आएंगी। उस चार्ट में इस बात को समझने के बाद कि इंसान की जिंदगी में परेशानियां आ सकती हैं, सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि वो पीरियड को ऑब्टेन करने की कोशिश करना जिसमें कि परेशानियां आएंगी। D30 के चार्ट में 8वें भाव में अगर कोई ग्रह है तो उसकी दशाओं में भी परेशानी आएगी, और अगर थर्ड हाउस में कोई ग्रह बैठा है या लगन में कोई ग्रह बैठा है, अन्यथा 10th हाउस में कोई ग्रह बैठा है, तो उनके पीरियड्स कुछ परेशानियों को देते हुए चलने वाले हुआ करते हैं। इसमें से जो थर्ड हाउस है उसमें थोड़ा सा एक कंडीशन ये है कि आप कोशिश कर सकते हो चीजों को संभालने की। लगन और 10th हाउस जो होता है D30 का, उसमें भी प्रयास किए जा सकते हैं। 8th हाउस को हम ऐसा मानते हैं कि ये पूर्व जन्म का कोई एक पर्टिकुलर कर्ज है जिसको कि आप बदल नहीं सकते। ठीक है, इसीलिए कुंडलियों में सबसे पहले हम ऐसे ग्रहों के बीच साइंड हुए एग्रीमेंट्स को देखने की कोशिश करते हैं कि क्या कोई ऐसा एग्रीमेंट लगन कुंडली में आपको देखने को मिलता है। अगर हां, तो फिर उसको इंडिविजुअल डिविजनल चार्ट्स में जाकर चेक किया जाता है। अब समझिए, यहां पे हमें केतु की दशा को समझना है। तो कि जातक की केतु की दशा निकल चुकी, केतु की दशा में उन्हें सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो अब ये केतु, जिसे कि हम लाभ भाव में देख रहे हैं, जिसे देख के बहुत सारे लोगों को लगता है कि लाभ भाव में कोई भी ग्रह जाके बैठे तो वो लाभ देने लगता है। इन सारे सवालों के जवाबों को हम इस केतु की दशा के अंदर समझने का प्रयास करेंगे। पहला रूल जो कभी भी किसी भी दशा को लगाते वक्त समझना होता है वो ये कि आप जो भी ग्रह जिसकी महादशा चल रही हो या अंतरदशा चल रही हो, उससे सूर्य और चंद्रमा को पहले समझना है। क्योंकि सूर्य जो है वो कहीं ना कहीं आत्मा है, सोल है, और चंद्रमा जो है वो कहीं ना कहीं मन है। टाइम का सेकंड फैक्टर चंद्रमा है। इसलिए जब भी किसी भी दशा को स्टडी करनी हो तो उसमें आप हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि सूर्य और चंद्रमा दोनों से पोजीशन को पहले समझ लीजिए। इस कुंडली में देखें तो केतु जो है वो सूर्य से 12वें में नजर आते हैं। ठीक है, पहली कंडीशन कि सूर्य जो है वो आत्मा है। इसकी जब दशा चलेगी तो इंसान की जो सामने चुनौतियां खड़ी होंगी वो कहीं ना कहीं या तो हेल्थ फैक्टर, क्योंकि सूर्य है, या आत्मा के फैक्टर, यानी कि दिल को परेशान कर सकती है, मन को काफी परेशान कर सकती है। दूसरा है चंद्रमा। चंद्रमा से देखा जाए तो ये 4 घर आगे बैठे हैं। चंद्रमा अगर किसी मनुष्य की जिंदगी में चौथे भाव का स्वामित्व या चौथे भाव का कारक होकर सुखों को दर्शाता है, तो चंद्रमा से जब कोई चौथे भाव में ग्रह बैठे वो कहीं ना कहीं चंद्रमा को प्रभावित करता है, मन को प्रभावित करता है। ये ग्रह कैसा ग्रह है? ये ग्रह है केतु। क्या दर्शाएगा? ये दर्शाएगा बेसिकली खालीपन या व्याकुलता को। ठीक है, तो पोजीशन के हिसाब से देखा जाए तो जो पीरियड है सूर्य से बहुत अच्छा नहीं, चंद्रमा से 50% खराब मान लेंगे। अब इसके बाद दूसरी चीज जिसको ध्यान देना है वो ये कि उसकी प्लेसमेंट लगन कुंडली में कहां पर दिखाई देती है। लगन कुंडली में ये प्लेसमेंट है 11th हाउस में। इसका मतलब है कि ये दशा की जो भी पिक्चर चलेगी, इसका इर्द गिर्द की पूरी भूमिका जो रहेगी वो रहेगी आपके दोस्तों या फिर आपके अर्निंग्स के साथ। अब इसको इस बात पे भी जोड़ना होगा कि उस समय उम्र क्या है किसी भी इंसान की। ठीक, इतनी चीजों को समझने के बाद, यानी कि आपने एरिया स्पेसिफाई कर दिया कि ये जो है एनीथिंग रिलेटेड विद द 11th हाउस, इस दशा का कोई रोल होने वाला है।
लगन कुंडली के हिसाब से। अब दूसरी चीज ये देखिए कि ये जो ग्रह बैठा है, ये ग्रह जिस राशि में बैठा है उसके स्वामी के साथ उसका क्या रिलेशन है। ठीक, जब हम इसको इसके स्वामी के साथ रिलेशन देखेंगे तो केतु की प्रवृत्ति है कि वो इस तरफ मूव करते हैं, तो ये वाला जो घर है ये केतु के लिए 12वां है, यानी कि केतु जहां बैठा है उसका स्वामी उससे 12वें बैठा है। ये भी कोई बहुत अच्छी कंडीशन नहीं मानी जा सकती। ठीक, ये कंडीशन अभी चेंज हो जाएगी, समझिएगा। इसके बाद आखिरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो देखना, वो होता है कि वो नक्षत्र क्या है। तो यहां पे जो केतु है वो राहु के नक्षत्र में बैठा है। ठीक है, तारा चक्र अगर बनाएंगे तो चंद्रमा क्योंकि इनका पुष्य नक्षत्र में था तो जन्म तारा शनि के पास है। संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यंतरी, साधक, मित्र और अति मित्र। तो अति मित्र तारा में केतु जाके बैठा है। अगर तारा के सिस्टम से आप चलने की कोशिश करोगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत अच्छे तारा में बैठा है तो बहुत ही धन अर्जन कर देगा, 11th हाउस में बैठा है, बहुत धन अर्जित करेगा। लेकिन एक बात समझिए, केतु राहु के नक्षत्र में बैठा है और आपको एक बात पता है कि राहु केतु हमेशा आमने सामने होते हैं। इसका मतलब है कि ये नेचुरली ही 50% तो एनिमी है, 50% सीधे सीधे एनिमी है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो केतु जो है वो अपने शत्रु नक्षत्र में माना जाएगा। क्यों? क्योंकि टेम्पररी प्लेसमेंट को जब हम बात करेंगे तो 4 घर आगे और 4 घर पीछे की बात होती है। राहु केतु हमेशा एक दूसरे के आमने सामने है। ऐसे परिस्थिति में जब केतु राहु के नक्षत्र में बैठ गए तो वो कहीं ना कहीं शत्रु नक्षत्र हो गया। इस लिहाज से केतु का इस नक्षत्र से संबंध करना खराब था। ठीक, ये इस बात को दर्शाता है कि इस कुंडली में केतु कहीं ना कहीं परेशान है। नक्षत्र के लेवल के ऊपर जब केतु को एनर्जाइज किया जाएगा तो वह राहु होगा और राहु केतु का विपरीत है, बिल्कुल विपरीत। केतु जहां मोक्ष है तो राहु वहां पे चीजों को मांगने वाला ग्रह हो जाता है। अब देखिए इस कुंडली में कॉन्ट्रैक्ट क्या साइन है, अब इसकी बात समझिएगा। केतु को रूलर होता है 8 नंबर राशि का। 8 नंबर राशि इस कुंडली में 12वें भाव में आई है। 7 नंबर राशि का स्वामी होता है शुक्र। तो यहां पर एक राशि परिवर्तन हो रहा है। केतु की राशि में शुक्र बैठे हुए हैं और शुक्र की राशि में केतु बैठे हुए हैं। इसे आप दैन्य परिवर्तन योग के रूप में रीड कर सकते हैं। ठीक है, ये एक्सचेंज है 11 और 12 के बीच में। 11 और 12 के बीच का योग हमेशा खराब हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। डिपेंड ये होता है कि जो ग्रह हैं वो किन नक्षत्रों में बैठे हैं। सबसे जो नीचे की एनर्जी है वो नक्षत्र से मिल रही है। आप एक बहुत बड़े घर में एक कमरे में बैठे हो, वो कमरे को स्पेसिफाई करना होता है तो वो नक्षत्र इसी काम को करता है। तो नक्षत्र हमने देख लिया एनेमिकल था। दूसरा हाउस एक्सचेंज हुआ पड़ा था। ठीक है, इसका मतलब है कि ये केतु जो कि 11th में बैठे हुए दिखते हैं, ये राशि परिवर्तन योग के कारण कुछ काम इसके लिए करेंगे और ये शुक्र जो यहां बैठे हुए दिखते हैं ये कुछ काम इसके लिए करेंगे। इसको इस तरीके से बना दिया जाता है। जब भी राशि परिवर्तन होता है तो 50-50% उन ग्रहों की प्लेसमेंट्स को ले लिया जाता है। ये वाला लॉजिक अगर आपको समझ में आ गया तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आप जब देखोगे तो इनके ज्यादातर जो ग्रह हैं वो आ रहे हैं जन्म के तारे में। ठीक है, राहु आ रहा है केवल क्षेम तारा में, गुरु आ रहा है साधक तारा में, मंगल आ रहा है मित्र तारा में। ठीक, केतु तो अति मित्र तारा में होकर भी खराब हुआ। अब सेकेंडरी थिंग जो समझनी है उसको समझिए। जब यह परिवर्तन हो गया तो ये जितने भी ग्रह थे, क्योंकि केतु उनसे एक घर आगे पीछे दिख रहे थे तो वो मित्र थे। लेकिन जब परिवर्तन हो जाएगा, परिवर्तन होने पे साझा उसी घर को शेयर करना पड़ेगा। जब साझा रूप से वो घर शेयर होता है, एक ही घर में जब 2 ग्रह आके बैठते हैं तो वहां पे ग्रह युद्ध होता है, प्लैनेटरी वॉर होता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में वो जो प्लैनेट्स होते हैं वो एक दूसरे से मित्र नहीं रहते,
वो शत्रु हो जाते हैं। आप कभी भी किसी भी कुंडली को खोल के देखिएगा, जब भी किसी भी भाव में दो या दो से अधिक ग्रह मिलेंगे, वहां पे वो सारे ग्रह जो हैं उस समय तात्कालिक शत्रु हो जाएंगे। तो इस परिस्थिति में भी कुछ यही बात हो रही है कि केतु यहाँ पे तात्कालिक शत्रुता में आ जाएंगे राशि परिवर्तन करते ही। अब केतु के मित्र कौन और केतु के शत्रु कौन? केतु सपोर्ट कर सकता है सूर्य को, ठीक है। शुक्र, शनि और बुध, ये तीनों जो ग्रह होते हैं ये राहु के सपोर्टर्स हैं। शनि, केतु, शनि, शुक्र और बुध, शनि, शुक्र और बुध, ये तीनों के तीनों जो है ये राहु के मित्र में आते हैं। जबकि सूर्य, ठीक है, और मंगल और गुरु, चंद्रमा नहीं, गुरु, सूर्य और मंगल ये केतु के मित्र माने जाते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो सूर्य केतु का संबंध क्या हुआ? सूर्य केतु नेचुरल उसमें देखें तो मित्र थे, तात्कालिक रूप से बैठे शत्रु हुए, इसलिए न्यूट्रल हो जाएंगे फॉर द सन। लेकिन मर्क्यूरी, वीनस और सैटर्न से क्या हो जाएंगे? परम शत्रु हो जाएंगे, परम शत्रु। इसी तरीके से केतु जो है यहां पे प्लेस्ड हैं, अगर यहां भी प्लेस्ड हो तो भी मंगल से मित्र रहेंगे और यहां पर इनसे भी मित्र रहेंगे। 4 घर आगे 4 घर पीछे वाला कंसेप्ट है। चंद्रमा के साथ जो उनकी दूरी है वो इधर पे बैठे हुए हैं तो मित्र हैं, अन्यथा यहां बैठ जाएंगे तो शत्रु हो जाएंगे। ठीक, कॉन्ट्रैक्ट समझ लीजिए क्या था? कॉन्ट्रैक्ट ये था कि 12th और 11th के बीच में एक्सचेंज था, परिवर्तन योग है। और हमेशा बोला जाता है कि कुंडली में जब कभी भी राशि परिवर्तन योग होगा तो वो किसी भी बड़े से बड़े राज्यों को या तो बढ़ा देगा या तो मिटा देगा। अगर नेगेटिव हुआ तो मिटा भी देगा और पॉजिटिव आ गया तो बढ़ा भी देगा। तो यहां पे ये नेगेटिव काम कर रहा था। अब दशा के सिस्टम में आप आ सकते हो बहुत आसानी से। पहले केतु की महादशा में केतु की अंतरदशा चलेगी। तो इस कंडीशन में आप ये समझो, केतु बैठा है राहु के नक्षत्र में, राशि है शुक्र की। लगन कुंडली में देखें तो शुक्र जो बैठा है वो राहु से षडाष्टक बैठा है। षडाष्टक 6-8 में जब कोई संबंध हो तो ऐसे में परेशानियां, तकलीफें आती हैं और उस समय के जो काम है, जो रिजल्ट्स हैं वो परेशान करते हुए नजर आते हैं। बाद में जाके वो चीजें कभी कभी लोगों को सपोर्ट कर दिया करती हैं। ठीक है, तो जो सेकंड रूल था, इन सर ने खुद ही बताया कि जब भी दशा को चेक करें इसको भी देखना पड़ता है कि जब कोई ग्रह किसी नक्षत्र में बैठा है तो उस नक्षत्र और उस राशि के स्वामी के बीच का रिलेशन समझना होता है। जो यहाँ पे षडाष्टक है तो केतु की दशा जो है वो परेशान करेगी। ये यहां से भी फिक्स हो रहा था, केतु के नक्षत्र आधार पे भी फिक्स हो रहा था, केतु के राशि परिवर्तन आधार पे भी फिक्स हो रहा था। अब केतु की महादशा में केतु की अंतरदशा धीरे धीरे करके वो कदम ऐसे बनाएगी जो कि उनको परेशान करना शुरू करे, या तो दोस्तों के जरिए या सोर्स ऑफ अर्निंग के जरिए। D30 के चार्ट में भी हमने देखा था कि ये अरिष्ट करने में सक्षम था। किस तरीके से कर रहा था? जब केतु अरिष्ट कर रहा हो तो हमने वहां पे उसमें जो टर्म यूज किया है, राहु के लिए होता है ग्रीड और केतु में होता है इल्यूजन। तो कहीं ना कहीं किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा कैलकुलेशन या मिसकैलकुलेशन यहाँ पे कर ली गई और इस लिहाज से केतु में केतु पहले खराब करे। इसके बाद केतु में केतु के बाद जो सीक्वेंस होता है, केतु के बाद आता है शुक्र। अब केतु और शुक्र अगर याद हो तो D30 के चार्ट में केतु 3rd हाउस में और शुक्र जो थे वो 8th हाउस में थे। तो केतु में शुक्र में ही ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। ठीक, इस लिहाज से जब ये पीरियड चलेगा तो ये एक चुनौती और ज्यादा बड़े लेवल पे देगा। लेकिन एक चीज हो जाती है, राशि परिवर्तन हो रही है ना, तो यहां पर थोड़ा सा एक मौका मिलेगा, यानी कि कहीं ना कहीं जैसे एक वार्निंग दी जा सकती है कि आप अभी इस चीज को सुधारो, ये काम में कुछ गड़बड़ हो रही है। तो उसने थोड़ा सा मौका इनको भी प्रदान जरूर किया। प्लेसमेंट्स के हिसाब से देखेंगे तो जो इनका शुक्र है वो शनि के नक्षत्र में बैठा हुआ है। इनका शुक्र जो है वो शनि के नक्षत्र में बैठा हुआ है। केतु जो है वो राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ है। इस लिहाज से अगर देखें तो ये आपस में एक दूसरे से तीसरा नक्षत्र बनाते हुए नजर आएंगे। शनि का नक्षत्र
शनि के नक्षत्र को अगर आप देखोगे तो राहु, मान लीजिए शतभिषा से कैलकुलेशन करके समझ लेते हैं। एक होता है शतभिषा नक्षत्र राहु का, राहु के शतभिषा के बाद आता है गुरु का नक्षत्र, गुरु के नक्षत्र के बाद आता है यानी पूर्व भाद्रपदा के बाद आता है उत्तर भाद्रपदा, शनि का नक्षत्र। तो राहु और शनि के बीच के गैप को अगर यहां से समझें, केतु जिस नक्षत्र में बैठा है वो राहु का नक्षत्र है। यहां से अगर 3 आगे देखेंगे तो विथ रिस्पेक्ट टू केतु वीनस जो है वो बैठा हुआ है किस तारे में, विपत तारे में। इस कारण से केतु की महादशा में शुक्र की अंतरदशा भी विपत तारे का रोल निभाती हुई नजर आई, जो कि लगन कुंडली में हमें जन्म तारे में दिखाई दे रही थी। लेकिन इसका असर कहां हो रहा था, इसका असर पर्सनैलिटी और हेल्थ के ऊपर हो रहा था। इसके बाद केतु में शुक्र के बाद जो दशा होगी वो होगी सूर्य की। सूर्य के साथ जो फॉर्मेशन है वो किस तरह से हो रहा है, वैसे तो फ्रेंडली लेकिन यहाँ पे एनिमिटी, इसीलिए न्यूट्रल। सूर्य जो बैठे हैं ये फिर बैठे हैं किसके तारे में, शनि के तारे में। तो कैसी कंडीशन मानी जाएगी, शुक्र की तुलना में थोड़ी सी कंडीशन ठीक मानी जाएगी, थोड़ी सी ठीक मानी जाएगी, क्योंकि ये अति शत्रु हो रहे थे, अब अति शत्रु नहीं होंगे, सिर्फ शत्रु रहेंगे, लेकिन रहेंगे केतु के कंपेयर में विपत तारे में, इसलिए दशा फिर भी परेशानी की। सूर्य के बाद चंद्रमा, चंद्रमा जो है अगर केतु यहां बैठे हैं तो ये पोजीशन फ्रेंडली मान सकते हैं, फ्रेंडली मानेंगे तो चंद्रमा की दशा थोड़ा सा न्यूट्रल सी मानी जाएगी। अगर केतु को यहां से कंसीडर करके चलेंगे तो फिर ये भी दुश्मन है, इसलिए इसको आप कंप्लीटली न्यूट्रल ही दशा मानो, मानसिक तौर पे ये परेशान करने की दशा काउंट हो जाएगी। चंद्रमा के बाद जो दशा आती है वो आती है मंगल की दशा। मंगल जो है वो कहीं ना कहीं फ्रेंडली होके बैठे हुए हैं, क्योंकि आगे बढ़ते हैं तो सेकंड होके बैठे हुए हैं। इस लिहाज से केतु की महादशा में मंगल की जो अंतरदशा है वो थोड़ा सा सपोर्टिव बन जाती। मंगल का जो नक्षत्र है वो मित्र नक्षत्र बन रहा है। यहां से यहां तक आप आओगे तो इसमें जो सिस्टम आएगा, वो सिस्टम में जो कंडीशन बनेगी वो विपत तारे से हट जाएगी। विपत तारे से हटने के कारण भी जो केतु की महादशा में आपके मंगल की अंतरदशा है वो थोड़ी सी रिलीफ फैक्टर मानी जा सकती है। इसके बाद फिर आएगा केतु में राहु। अब केतु में राहु जो है वो वाली कंडीशन फिर चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में ये अपनी साइकिल या अपना जो एक्सेस है इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये वाला पीरियड जो होता है राहु की महादशा में केतु की अंतरदशा और केतु की महादशा में राहु की अंतरदशा, ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल क्रिटिकल पीरियड्स में से एक माना जाता है। यहाँ पे राहु क्योंकि मंगल की राशि में बैठा है, मंगल के साथ षडाष्टक है, इसलिए ये भी काफी ज्यादा चुनौतियां देगा। और ये जो पद प्राप्ति का भाव है इसके साथ ये एक्सेस काम कर रही है, इसलिए इस पे सबसे ज्यादा प्रभाव करने की क्षमता दिखाई देती है। ठीक, इसके बाद राहु के बाद गुरु का पीरियड है। गुरु का पीरियड जो है वो क्या हो रहा है, केतु से प्लेसमेंट के हिसाब से तो मित्र हैं, ठीक है, नैसर्गिक रूप से भी मित्र ही माने जाते हैं। प्लेसमेंट जो है वो ऑलमोस्ट किस तरीके से है, साधक तारा से है। लेकिन जब हम केतु की प्लेसमेंट से चेक करेंगे, अगर केतु इस किसी एक तारे में बैठे हैं तो यहां से इसके तारे की प्लेसमेंट क्या होगी, इसके तारे की प्लेसमेंट आ जाएगी कम से कम 1, 2, 3 और 4। अगर इसको यहां से इस तरफ की ओर जाते हुए देखें तो ये प्लेसमेंट ना तो कोई बहुत पॉजिटिव रिजल्ट करने में सक्षम होगी और ना ही कोई नेगेटिव रिजल्ट, मतलब ये प्लेसमेंट इस कंडीशन में एक न्यूट्रल सी मेंटेन कर जाएगी। रीजन क्या होगा, रीजन ये होगा कि इसके लिए केतु के कंटेक्स्ट में, जब हम केतु यहां देख रहे हैं तो केतु के कंटेक्स्ट में ये 10th हाउस है, केतु के कंटेक्स्ट में ये 10th हाउस है, क्योंकि केतु वक्री ग्रह है और उसमें जाके गुरु नीच राशिस्थ होके बैठे हुए। इस कारण से यहां पे जो परेशानी है वो कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, केतु में गुरु के बाद केतु में शनि। केतु में शनि बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि फिर विपत तारा और अति शत्रु समय है। फिर केतु में बुध भी विपत तारा और अति शत्रु समय ही माना जाएगा। इसके बाद इनके शुक्र की दशा शुरू हुई। शुक्र की दशा को भी आपको इसी तरीके से समझना है। शुक्र जो है वो बैठा है शनि के नक्षत्र में, ठीक है। दूसरा,
कि शुक्र जो है उसका राशि 8 नंबर, तो मंगल, इस हिसाब से ये 3-11 का संबंध बन रहा है नक्षत्र और स्वामी के बीच में। दूसरी चीज कि शुक्र बैठा है शनि के नक्षत्र में और तात्कालिक रूप से शत्रु हो गया, जबकि नैसर्गिक रूप से मित्र होता है। इस कारण से शुक्र के जो फल हैं वो न्यूट्रल काउंट होंगे। शुक्र की दशा में जो रिजल्ट्स है वो न्यूट्रल काउंट होंगे, ठीक है। और इस तरीके से आप शुक्र की दशाओं के अंदर रिजल्ट्स को देख पाएंगे। शुक्र में शुक्र जो है वो थोड़ा सा चुनौतियों के साथ आगे चलेगा और आगे बढ़ते हुए ज्यादातर कंडीशन यहाँ पर यही रहने वाली है। जो परेशानी का समय बन सकता है वो बन सकता है शुक्र की महादशा में सूर्य का अंतर, क्योंकि ये नैसर्गिक शत्रु और तात्कालिक शत्रु भी होने वाले हैं, इसीलिए उस पीरियड में आपको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको केतु की जो दशा सिस्टम है ये समझ में आया होगा। D30 में अरिष्टों को चेक करने के बाद ग्रहों में ये चेक करना है कि संबंध कैसा है। सबसे क्रूशियल संबंध होता है राशि परिवर्तन, जहां पे ग्रह सिर्फ उसी भाव में नहीं जहां वो बैठा है, बल्कि जिस ग्रह के साथ परिवर्तन करके बैठा है उस भाव के भी रिजल्ट्स को अपनी दशा और अंतरदशा में करने लगता है। इसीलिए यहाँ पे केतु 11th के साथ साथ 12th के रिजल्ट देता हुआ पूरी तरीके से सक्षम नजर आया। धन्यवाद।